जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का डिस्कशन होने जा रहा है जो कि पेपर था ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 37। तो आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से। और सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि एक मास है यहाँ पर, और देखो ये हैंग है, इसका मास है क्वेश्चन में एक m1 है और m2 is a hang usually uniform string whose other end is attached to mass m1। ये स्ट्रिंग करे, ये है मास m1, ये मास हम लोग का m1 है और ये यहाँ से कनेक्ट है, ये वाला मास m2 है। क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये स्ट्रिंग पे टेंशन की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। चलो इस टेंशन को हम लोग टी डैश लिख रहे हैं, टी डैश का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग में निकालना है, ये वाला स्ट्रिंग। आपको मालूम है यहाँ पर जो टेंशन होगा उसको अगर हम लोग टी लिखें तो वही टेंशन यहाँ पर होगा, टेंशन, ठीक है ना। अच्छा, ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो इसका मतलब ये वाला टी जो है वो m2g के बराबर है। ये भी रेस्ट में है तो इसमें जो टेंशन ऊपर लग रहा है नीचे टी डैश लग रहा है और m1g इसका वेट नीचे लगेगा। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, टी बराबर m1g प्लस टी डैश, ठीक है ना। टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें, ये m2g है तो m2g हो जाएगा, बराबर हो गया m1g प्लस टी डैश। क्वेश्चन में टी डैश का वैल्यू निकालना है, टी डैश का वैल्यू हो गया हमारे पास टी डैश इक्वल टू m2 माइनस m1 और g को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको फोर्स बैलेंस करना है, तो यहाँ पर t किसके बराबर होगा, m2g के बराबर होगा। यहाँ पर t किसके बराबर होगा, यहाँ का जो t होगा वो नीचे t डैश है प्लस m1g है, इसके बराबर होगा। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड में बोला ए प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड, हाउ फार अबव 2.60 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो ये क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दिया है, तो आपको मालूम है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया पाई बाई 3, तो ये हो गया पाई बाई 3 बराबर हो गया 2 पाई बाई लैम्डा। अब लैम्डा को देखो, लैम्डा क्या होगा, बी बराबर होता है एफ इंटू लैम्डा, तो ये हो गया वी बाई एफ। वी की वैल्यू क्वेश्चन में 360 और एफ की वैल्यू 500, ठीक है, यहां पर रख देंगे 360 डिवाइडेड बाई 500, 500 ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 3 से इसको कट कर देंगे 120 हो गया, ठीक है ना। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया, और अगर हम लोग 0 से 0 काट दें 2 से, ये हो गया 6, तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया हमारे पास 6/50। तो पॉइंट लगाओ, 0 हो गया 0.12 मीटर, तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा 4। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में आपको रिलेशन याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पे नीट में पूछा गया है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पर दे रखा है एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, मास निकालना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ए बराबर होता है m इंटू ए। क्वेश्चन में m बराबर हो गया मॉड ऑफ एफ अपॉन ए। मॉड ऑफ एफ का वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट किसी वेक्टर का मॉड निकालना है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर।
ये जो माइनस है स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ प्लस ले लो। डिवाइड करेंगे ए से, ए का वैल्यू क्वेश्चन में 1 है, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर 36, 64 और 100, ये अंडर रूट 200 आ गया। अंडर रूट 200 को लिख सकते हैं 10√2। ऑप्शन हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए थिन स्टील रॉड ऑफ लेंथ एल, देखो एक स्टील का रॉड है और इसको यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया 2 रिजिड सपोर्ट से, तो इसको बीच में ऐसे लगा दिया गया। इसका लेंथ है एल है। अब इसको हीट किया गया, क्लैम्प करके इसको हीट करेंगे और क्वेश्चन में बोला टेम्परेचर कर दिया डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ, अब देखो ये तो फैल नहीं पाएगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपान एरिया बराबर y। अच्छा, चेंज इन लेंथ अपान लेंथ को देखो जरा ध्यान से, हीट करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ होता है डेल्टा एल, वो होता है एल अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, आपने एक्सपेंशन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लाके रखेंगे, तो ये अल्फा इंटू डेल्टा थीटा हो गया। डेल्टा थीटा को टी लिखा गया है। फोर्स की वैल्यू निकालना है, F बराबर हो गया y इंटू ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल। एक सेल है स्फेरिकल सेल और इसका मास दे रखा है क्वेश्चन में, इसका मास है कैपिटल M, इसका रेडियस है a, मास कैपिटल M है। यहाँ पे बोला एक सेंटर पे भी मास है, सेंटर पे एक मास इस कैपिटल M है, और हमको बताना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो a/2 मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा a/2 है, सेंटर से a/2 दूरी पे, यहाँ पे ये दूरी पे बताना है, यहाँ पे इसको p पॉइंट मान ले। p पॉइंट पे हमको पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल एट p बराबर, तो पहले तो इस वाले के कारण लिखेंगे जो सेंटर पे मास रखा है, माइनस का g कैपिटल M, और यहां से ये दूरी कितना है a/2। अच्छा, ये पोटेंशियल ये सेल के कारण भी होगा, और सेल के अंदर पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, माइनस का GM सरफेस का वैल्यू रेडियस में a दिया है तो a लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, -2 GM/a माइनस GM/a -3 GM/a होगा, -3 GM/a हो गया। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6। A ball is projected with velocity 20 मीटर पर सेकेंड at angle of 60 with the vertical। ध्यान से देखो भाई, जब भी क्वेश्चन में एंगल दिया हो तो आपको ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल से बोल रहे हैं कि वर्टिकल से। तो यहाँ पर जो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है उसमें एंगल दिया है हमें वर्टिकल से, कितना 60 डिग्री। वेलोसिटी की वैल्यू दिया है 30 नहीं 20, तो ये वेलोसिटी हमारी 20 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 30। तो 60 के बजाय तुम 30 एंगल से सॉल्व करो। हाईएस्ट पॉइंट पे क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है u cos थीटा, और थीटा यहाँ पर 30 लेंगे, u की वैल्यू है 20, cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से कट जाएगा तो ये 10√3, तो ऑप्शन आ जाएगा 10√3, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है भाई। यूनिवर्सल के तो आप फार्मूला याद कर लें, ए बराबर G(m1 m2) यानी m²/r²। तो G का डायमेंशन या तो आपको डायरेक्ट याद हो या तो फार्मूला याद हो, दोनों में से एक तो याद होना है, FR²/m²। बोलो, F का डायमेंशन होता है फोर्स MLT-2, R हो गया L², M हो गया यहाँ पर m², डायमेंशन आया m का पावर -3,
एल का एम का पावर -3, एम का पावर -1, एल का पावर 3, टी की पावर -2, एम -1 एल क्यूब टी -2। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए मोनोक्रोमेटिक गैस, एक मोनोक्रोमेटिक गैस है और इसका प्रेशर P है। इसको एक आइसोथर्मली पहले हम लोगों ने एक्सपेंड किया, वॉल्यूम इसका 2B हो गया। फिर उसके बाद उसको एडियाबेटिकली इसको 16B तक ले गए, तो इसका वॉल्यूम 16B किया गया। प्रोसेस है एडियाबेटिक। तो पहले आप देखो ध्यान से, अगर प्रेशर P है और वॉल्यूम इसका V है यहाँ पर, तो यहाँ का प्रेशर निकाल लेते हैं, इसको P2 लिखेंगे। यहाँ का प्रेशर पूछा गया है, P डैश मान लेते हैं। पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 B1 बराबर P2 B2, तो आइसोथर्मल में ये हम लोग लगा देंगे, तो P2 का वैल्यू आ गया हमारे पास, V से V कैंसिल हो गया, P/2 आ गया। तो यहाँ का प्रेशर हमारा कितना आ गया, P2 जो आया वो P/2 हो गया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रेशर P/2, वॉल्यूम 2B। तो आपको मालूम है एडियाबेटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाते हैं, प्रेशर हो गया P/2, वॉल्यूम हो गया हमारा 2B का पावर गामा। चलो यहाँ का प्रेशर निकालना है P डैश, वॉल्यूम यहाँ पर हो गया 16V और गामा से डिवाइड, यहाँ पर पावर लगाएंगे। P डैश बराबर हो गया हमारा पास P/2 और 2B/16V, और इसका पावर हो गया गामा। गामा का वैल्यू 5/3 है, तो ये करेंगे 5/3। V से V कट गया, 2 से 16 8 हो गया, तो वैल्यू हमारे पास आ गया P डैश बराबर P/2 और 1/8 का पावर है हमारे पास 5/3। 5/3 इसको करेंगे तो ये वैल्यू हो गया, देखो 1/3 करेंगे तो 1/2 नीचे आएगा, पावर 5 करेंगे 1/32, तो P/2 इंटू 32, यानी हमारे पास वैल्यू आया P/64। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पहले आइसोथर्मल के लिए लगाएंगे। आइसोथर्मल में P1 B1 बराबर P2 B2 या PV बराबर कांस्टेंट। एडियाबेटिक में PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये दो प्रोसेस लगाना है। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। किस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस होता है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब डायमेंशन लेस हैं तीनों। ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये डायमेंशन होती है m की पावर -1, l का पावर 3, t की पावर -2। तो डायमेंशनल यहाँ पर कांस्टेंट यही होगा, मतलब जिसका डायमेंशन होगा उसको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैड स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और जब ये 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट पहुंचा, यहां पर पहुंचा, मान लेते हैं ये हाइट हमारी h, मैक्सिमम हाइट h है, तो ये h/2 पे इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट बतानी है क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो ये हाइट हमारी h/2 हो गई यहां से यहां तक, तो ये भी यहां से यहां तक h/2 होगी। क्वेश्चन में h की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहां से इक्वेशन लगाते हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हो गई, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे 0 होगी, तो यहां से यहां तक के लिए लिख रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट b बराबर u - gt हो गया। चलो हाइट निकालना है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर -2gh। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -2 g का वैल्यू 10, h की जगह पर h/2। बोलो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है क्वेश्चन में, h/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 10h बराबर हो गया हमारे पास 100, तो h बराबर आ गया 10। तो हाइट कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर। करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है ना। इसका मतलब ये हाइट कितना है, ये है 5, तो ये भी कितना होगा 5, टोटल कितना हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 11,
इफ एट्थ 1 year स्केल डिवीजन ऑफ 1 year कैलिपर्स कोइंसाइड विद सेवंथ मेन स्केल डिवीजन देन लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 1 year कैलिपर्स में हम लोग निकालते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 year स्केल डिवीजन से। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, 1 year स्केल कोइंसाइड करता है, तो 1 year स्केल का कितना डिवीजन, 8 1 year स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद सेवंथ मेन स्केल डिवीजन के। तो बताओ एक 1 year स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल लो, 7/8 हो गया, तो ये हो गया 7/8 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm। तो ये आ गया 8 - 7 1/8 mm लीस्ट काउंट आया, जो कि वैल्यू में 0.125 हो गया। सही है। तो लीस्ट काउंट इन्होंने जो बोला है ये सही है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो जब मीजर करेगा तो मिनिमम जो मीजर करेगा वो लीस्ट काउंट के बराबर कर सकता है। इन्होंने बोला दूसरा स्टेटमेंट, यूजिंग एबव वर्नियर कैलिपर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी, क्या इतना मीजर कर सकता है? तो हमारा लीस्ट काउंट देखो 0.125 है, इससे कम मीजर नहीं कर सकता है ना। कम से कम वो मीजर कितना कर पाएगा 0.125, और मीजर कितना करना है 0.12, तो इससे 0.125 कम है, ये थोड़ा उससे ज्यादा है, तो ये इसको मीजर 0.125 यहाँ पर कम से कम रीडिंग है ना 0.125। और इन्होंने बोला है कि क्या 0.12 मीजर कर पाएगा, तो 0.12 यहाँ पर मीजर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे ज्यादा का ही मीजर करेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, डायमीटर जैसे हम लोग निकालते हैं तो डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन, ये होता है हम लोग का। अब इन्होंने जो हम लोग की रीडिंग आई 0.125 है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0.12 है, तो क्या ये मीजर हो पाएगा वर्नियर कैलिपर से? तो वो मीजर केवल कितना कर सकता है, कम से कम 0.125, है ना, इतना मीजर कर सकता है। तो 0.12 यहाँ पर मीजर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर, इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो इससे कम का तो यहाँ पर मीजर हो नहीं पाएगा। कम से कम वो मीजर कितना कर सकता है, केवल 0.001 का, और ये 0.01 मिलीमीटर, ये ज्यादा है, तो ये मीजर कर सकता है, ये वाला वैल्यू मीजर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, ए सैंड इज बीइंग ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट ऑफ रेट 2 मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, द फोर्स निकालना है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एफ जो होता है वो हमारा होता है एफ बराबर यू डी एम बाई डी टी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर v है, और डी एम बाई डी टी को इन्होंने बोला है 2m, तो आंसर क्या हो जाएगा 2mb, 2mb, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास इन टर्म ऑफ जी आर एंड जी। तो कैपिटल जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन में हमको निकालना है, क्वेश्चन में मास का कैपिटल एम बराबर हो गया जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी, जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 14 में बोला गया है फ्लाई व्हील रोटेट 840 आरपीएम, आरपीएम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आरपीएम में दे रखा है, आरपीएस में रखना है। टाइम टू स्टॉप हमको कितने समय में ये रुक जाएगा, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो, ओमेगा को लिखेंगे 2πf माइनस अल्फा टी, टी का वैल्यू निकालना है, तो 2π फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 840 आरपीएम, 840 आरपीएम को 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इनटू क्या लिखोगे, और डिवाइड करेंगे अल्फा से, तो अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा का वैल्यू है 11, तो नीचे आ जाएगा 11, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2π, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 7,
ये कर ये हो गया हमारा 14, ठीक है ना। ये नीचे 11 है, तो ऐसे लिखेंगे 2 पाई की जगह पर हम लोग लिखेंगे कितना, 22/7 इंटू 14/11। 11 से इसको काट दो तो 2 टाइम्स, 7 को इससे काटो 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आसान सा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पर दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है क्वेश्चन में, पी आई प्लस क्यू जे। क्वेश्चन में बोला गया है रेंज दे रखा है। जब भी क्वेश्चन में रेंज और हाइट में रिलेशन हो तो आप ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, tan थीटा बराबर होता है 4h/r। क्वेश्चन में रेंज का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट है, तो रेंज को अगर 2h रखेंगे तो 4h/2h, तो ये आ जाएगा 2। tan थीटा बराबर 2 हो गया। अब जरा यहां से थीटा निकालो, तो इनिशियल tan थीटा बराबर uy/ux, uy का वैल्यू हमारा हो गया q और ये वैल्यू p, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हमारा आ गया q/p और ये वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो q बराबर कितना आ गया 2p। q बराबर 2p आंसर हो गया सेकेंड। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई 6 सेंटीमीटर बाई ए फोर्स ऑफ 12, तो F बराबर होता है kx। F कितना रखेंगे, फोर्स 12 न्यूटन है, तो पहले k निकाल दें। k बराबर F/x 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को 10⁻⁻² लिखेंगे, मीटर में आ गया। टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग पेंडुलम का 2π/m/k। 2π को ऐसे रहने दो। m का वैल्यू क्वेश्चन में 2 किलोग्राम है, k का वैल्यू हो, इसको काट देते हैं, ये हो गया 200। 2/200 1/100 मतलब 1/10, तो ये हुआ 2/10, 0.2 पाई, और पाई का वैल्यू 3.14, तो ये हो गया 6.6, तो 0.6 के आसपास आंसर थर्ड है, यही सही होगा। अगला करते हैं 17, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे रखा है, एक्स में दे रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट टार्क जो होता है वो होता है m×b। m जो है वो हमारा है 50i, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे b के साथ 0.5i प्लस 3j, i क्रॉस i 0 हो गया, और 50 प्लस 50 इंटू 3 150 i क्रॉस j, ये k हो गया, तो 150 और डायरेक्शन इसका k होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 1000 टर्न। देखो जो टोटल फ्लक्स होता है n फाई बराबर li होता है। क्वेश्चन में L बताना है, तो L बराबर हो गया टोटल फ्लक्स अपान I। नंबर ऑफ टर्न है क्वेश्चन में 1000। फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में I का वैल्यू दे रखा है 4। 4 से 4 कट गया, 10⁻³ से ये कट गया, 1 आ गया, 1 हेनरी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहाँ और यहाँ के बीच का। तो पहले ये जो सेल लगी है इनका ईएमएफ जो निकालेंगे वो क्या होगा, ई नेट। ई नेट क्या होता है, E1/R1। अच्छा, सभी सेल का पॉजिटिव एंड एक तरफ है, तो यानी साइन पॉजिटिव लगाएंगे, E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/, ये ईएमएफ निकालने का, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के ये फार्मूला होता है। तो इस सेल को रिप्लेस करके ये ईएमएफ लगा देंगे। E1 का वैल्यू क्वेश्चन में 1, R1 का वैल्यू 1, E2 का वैल्यू 2/1
और E3 का वैल्यू 3/1 अपान 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो ये सब यहां पर 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 6/3 यानी ये वैल्यू 2 आ गया। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना आ गया, इसका ईएमएफ जो आएगा वो 2 वोल्ट आएगा, तो ऑप्शन से फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ए स्मॉल मास एग्जीक्यूट लीनियर SHM about O with amplitude of A and T. Displacement from O at time T/8 after passing through O. तो मीन पोजीशन से आपको देखो ध्यान से याद करना है, ये मीन पोजीशन है, पूरा एक चक्कर वो लगाता है, पूरा एक चक्कर ये लगाएगा टी टाइम में। तो आधा यहां से देखो ये वाला पॉइंट A/2 हो गया, मीन से A/2 का टाइम पीरियड होता है T/12, ठीक है। मीन से एक्सट्रीम का टाइम पीरियड होता है T/4। क्वेश्चन में वो बताना है हमें T/8 में कितना, T/8 जब होगा तो उसका टाइम पीरियड, जब T/8 हो तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इक्वेशन से लगा सकते हो y बराबर A साइन ओमेगा टी, y की वैल्यू निकालना है, एम्पलीट्यूड A है, साइन ओमेगा की जगह पर हम लोग 2π/T और t की जगह T/8 रखेंगे, t से t कट गया, 2 से 8 कट गया, T/4 हो गया, ये हो गया A, और साइन π/4 मतलब 45 एंगल A/√2, तो A/√2 इसका राइट आंसर थर्ड होगा। अगर टाइम पीरियड देख लो ध्यान से, A/√2 आता है 45 डिग्री बोल सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, एक कैपेसिटर स्टोर 10 माइक्रोकूलम चार्ज, एक कैपेसिटर है, यहाँ पर बैटरी लगी है, ये कितना इस पे चार्ज आया, चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, मान लेते हैं बैटरी यहाँ पर V है। अब बोला गया कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, अब इन्होंने बोला कि इस पे 20 माइक्रोकूलम फ्लो कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक इसमें भर दिया, तो अब टोटल जो चार्ज आ जाएगा Q डैश वो कितना हो जाएगा 20 + 10 30, बैटरी वही थी, तो Q शुरू में क्या था, Q बराबर CV, Q की वैल्यू कितनी थी 10 बराबर C × V, पहला इक्वेशन। जब 20 और आ गया तो पहले 10 था, अब 20 और आ गया तो अब कितना हो गया 30, और जो कैपेसिटेंस होगा वो KC हो गया, वोल्टेज वही रहेगा, सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, CV से CV कट गया, तो ये 0 ये 0, K बराबर क्या आ गया 3, तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 3 हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, तो यहाँ पर स्पीड निकालना है, तो मीडियम में जो स्पीड होती है वो होती है C/μr × ε0। C का वैल्यू क्वेश्चन में 3 × 10⁸ हो गया, अंडर रूट μr रिलेटिव परमिबिलिटी दे रखा 1.3 और ये वैल्यू 2.14 है। सॉल्व करोगे ये वैल्यू तो 3 और नीचे ये वैल्यू लगभग 1.7 के करीब आएगी और 10⁸ हो गया। सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.8 × 10⁸ के करीब आ जाएगी, तो राइट आंसर इसका 4 होगा, ठीक है। तो ये था 1 to 24 क्वेश्चन। अब आगे का आपको आरडी सर कराएंगे, उम्मीद है डिस्कशन आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। तो जय हिंद बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं फुल सिलेबस टेस्ट 37 का डिस्कशन और अभी 22 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन एन ऑप्टिकल बेंच ऑफ in front of a convex mirror at a distance of 2.66 centimeter from it. It is found that the object and image coincide if the object is placed at the distance of 25 centimeter from the lens. Then the focal length of the convex mirror is.
तो यहां पर देखो, इसको कोलिमेशन के क्वेश्चन कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को करने में दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो आप एक नीट डायग्राम पहले बना लीजिए। अब कुछ फॉर्मूले रट के भले ही आपके क्वेश्चन के आंसर निकल आते हो, लेकिन अगर इनको कायदे से करना है तो पहले एक नीट डायग्राम चाहिए। तो देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस है ये, और इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर in front of a convex mirror at a distance of 2.66 सेंटीमीटर। तो इसके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर से डिस्टेंस 2.66 सेंटीमीटर है। If object is placed at a distance of 25 सेंटीमीटर from the lens, तो लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, और ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड करते हैं। ये इसकी खास बात है। तो देखिए, रे डायग्राम को फॉलो करना होता है हमें। तो यहां से लाइट रेज जाएंगी, और ये कॉन्वेक्स लेंस कहीं ना कहीं इसकी इमेज बनाएगा। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां बनाएगा निकाल लेते हैं। तो 1/v माइनस 1/-25 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू -1/25। इसके लिए लेंस का इक्वेशन लगा रहे हैं। तो 1/v बराबर एलसीएम 50 ले लीजिए, 5 - 2, तो v बराबर आ जाएगा 50/3। तो 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, 1.66 सेंटीमीटर आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यानी कि अगर ये लेंस मिरर ना होता तो रेज कहां मिलती जाके, यहां से 16.66 सेंटीमीटर पर ये मिलती जाके, ऐसे। ये बाद वाली रेस को मैं डॉटेड बना दे रहा हूं। अगर ये मिरर ना होता, ये फॉर्मूला यही बताता है लेंस कहां इमेज बनाएगा। अब अगर मिरर ना होता तो यहां बना था, अब ये मिरर आ गया, तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यही कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनी हुई इमेज सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए, अब सेकेंड डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये लाइट रे ऐसे जा रही है। अब फाइनल इमेज तुम्हें यहीं पे चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लाइट रे अपने आप को रीट्रेस कर ले। इस चीज को हमेशा याद कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज कॉन्साइड करती है तो क्या विशेष बात है,
मिरर पर पड़ने वाली रेज नॉर्मल होंगी। और ये हर केस में ये पॉइंट सही है, चाहे वहां कॉन्वेक्स मिरर रख दीजिए, चाहे कॉनकेव रख दीजिए, चाहे प्लेन मिरर रख दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज कोइंसाइड कर रही है तो मिरर पर पड़ने वाली रेज उस पर परपेंडिकुलरली पड़ेंगी, यानी यहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। और हमें मालूम है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f पर होता है, क्योंकि f यहां कहीं होगा r/2 पे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ ही तो निकालनी थी। इसका मतलब ये हुआ 2f प्लस 2.66, ये 2f है, ये 2.66 है, बराबर 16.66। तो 2f इज इक्वल टू 14 हो गया और f इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। जब भी कॉम्बिनेशन आए तो हमेशा यही करना होता है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के कर लीजिएगा, और नहीं तो न्यू लाइट के चैनल पे बने रहिएगा, सब एक एक करके आ ही जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कुछ खास नहीं करना है। इसमें देखिए ये गेम मेमोरी का है, हॉलो मेटल स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज कर दिया गया और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और सेंटर पर पोटेंशियल पूछा गया है। तो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही अंदर के हर पॉइंट पर होता है, क्योंकि फील्ड 0 है। आगे चलोगे तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल सेंटर पर भी होगा। जितने बच्चों को ये फैक्ट मालूम है वो मतलब तुरंत देख करके आंसर बता देंगे, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर है। वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is bent to form a square ABCD as shown in figure. The effective resistance between E and C is. E is the midpoint of form CD. तो देखिए थोड़ी सी टेक्निक लगाइए, E और C के बीच में एक बैटरी मान लीजिए। कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट्स के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी अपने मन से लगा दीजिए। और अब हमें निकालना है, तो अब तुम्हें मालूम है कि अगर यहां से करंट चलेगी तो करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहां से दो पार्ट में बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां से ऐसे जाएगी, यहां से दो पार्ट में बटेगी, और फिर मिल करके करंट आ जाएगी। तो यानी ये ईसी पोर्शन और ये दूसरा वाला पोर्शन ई डी ए बी, ये तो ये ग्रीन वाला पोर्शन और ये येलो वाला पोर्शन वायर का पैरेलल में है। अब ये पूरा वायर था, इसका रेजिस्टेंस था आर, तो ये 4 इक्वल आर्म्स हैं बेटा, तो इसका भी r/4 होगा, इसका भी r/4 होगा, इसका भी r/4 होगा, और यहां से यहां तक का r/8 होगा,
और ये भी R/8 होगा। तो अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो पहले तो इन सबको जोड़ो, R/4 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 प्लस R/8, तो 3R/4 प्लस R/8, तो 7R/8। ये पोर्शन ग्रीन वाले का हो गया, और ये तो R/8 ही है। अब हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R/8, ये 8 ऊपर चला गया, और प्लस 7R/8। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 7R, तो 8 7 जा 56 प्लस 8, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 7R/64। ये दोनों मिल करके 64 हो जाएंगे और उलट जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। An alternating voltage E is given connected to a 1 microfarad capacitor. The reading of a meter will be। तो हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग छोटा सा सर्किट है, ये इसका ईएमएफ है, 200√2 sin 100t, और एक यहाँ कैपेसिटर लगा दिया है 1 माइक्रोफैराड का, और एक अमीटर लगाया है यहाँ पे। तो देखो, अमीटर की रीडिंग आरएमएस रीडिंग होती है। एसी में ये हॉट वायर अमीटर्स होते हैं स्पेशल, नॉर्मल वाले अमीटर से आप एसी की रीडिंग नहीं ले सकते हैं, और ये आरएमएस वैल्यू बताते हैं। तो करंट की आरएमएस वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू अपॉन इंपीडेंस, इसका खाली एक्ससी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस या इंडक्टर नहीं है, अदरवाइज हम जेड ले लेते सीरीज में। तो आरएमएस वैल्यू इसकी हो जाएगी 200, पीक वैल्यू 200√2 है, तो आरएमएस वैल्यू उसको √2 से डिवाइड कर दिया, और एक्सी हो जाएगा 1/ω/c। तो ओमेगा ये है 100, ये ओमेगा 100 दिया है, और सी की वैल्यू दी गई है माइक्रोफैराड 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻4। अब यहां से इसको ऐसे कर दीजिए 20 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर, या फिर 20 मिली एम्पियर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था। आजकल नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 20 मिली एम्पियर इज द आंसर। अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। द बैरियर पोटेंशियल इन ए पीएन जंक्शन इज 0.3 वोल्ट। द करंट रिक्वायर्ड इज 6 मिली एम्पियर। द EMF of the cell required for use in the circuit if a resistance of 200 ohm is connected in series with junction is। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। ये कोई पीएन जंक्शन है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है 200 ओम का, और यहां पर वोल्टेज कितना लगाएं ये पूछ रहे हैं, जबकि करंट आपको चाहिए 6 मिली एम्पियर की। तो मान लीजिए ये वोल्टेज V है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉरवर्ड वाइज में हम लोग V इसको 0 मान लेते हैं, लेकिन यहां पे बैरियर पोटेंशियल दे दिया है, तो दैट विल अपोज।
तो जब भी डायोड का बैरियर पोटेंशियल दिया हो तो आप इसको ऐसे बना लिया करिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है, बैरियर पोटेंशियल और ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे। ये 0.3 वोल्ट है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो 0 मान लीजिए। कई क्वेश्चंस में आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी दिया जाएगा तो R भी मानना पड़ेगा। अब इसमें आप लगाइए किरचॉफ्स लॉ या जो कुछ भी लगाना चाहते हैं। तो V माइनस 0.3 अपॉन 200 बराबर 6 इंटू 10⁻⁻3। ये मेरे पास आ गया है। तो V माइनस 0.3 बराबर 1200, 6 दूनी 12, 1200 इंटू 10⁻⁻3। तो V बराबर 1.2 प्लस 0.3 यानी 1.5 वोल्ट। तो आंसर इसका 1.5 वोल्ट है। मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल का यूज करा दिया है इसमें। नॉर्मली जो ट्रेंड के क्वेश्चन होते हैं, जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में रहता है, रिवर्स बाइस में तब तो करंट बहेगी नहीं, जीरो हो जाएगी। और जब फॉरवर्ड बाइस में रहता है तो V अपॉन रेजिस्टेंस लेते हैं, इसका कोई पोटेंशियल नहीं कंसीडर करते हैं, वो आइडियल वोल्टेज माना जाता है, शुरू से करंट देता है। बट व्हेनेवर बैरियर पोटेंशियल इज गिवन तो ये इसको तुरंत ऐसे सेल से रिप्लेस कर देना चाहिए। और कई अच्छे एडवांस क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे देते हैं। जैसे कोई इस क्वेश्चन को ऐसे बना देते कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 0.1 ओम है तो इसको 0.1 ओम भी लेते, तब ये 200 प्लस 0.1 भी करते। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट। इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटॉन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 वोल्ट है तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको मालूम होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना है तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकलती है? ये निकलती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी जितनी भी होती है और प्लस आयनाइजेशन एनर्जी बराबर 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसको रेडिएशन दिया गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इतनी एनर्जी पाके इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 प्लस 12.1। तो ये आ जाएगा 6 में से 1 गया 1, 5, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये कौन सी स्टेट है, पहली स्टेट है, दूसरी है, तीसरी है। तो इसका तरीका यह है कि -1.51 बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर और ये z स्क्वायर कर देते हैं। और मुझे हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू याद है, ये वैल्यूज होती हैं, अगर आप इससे n बराबर 1, 2, 3 निकालिए तो n बराबर 1 के लिए तो -13.6 होता है, n बराबर 2 के लिए ये माइनस, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो -3.4 होता है,
n बराबर 3 के लिए इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो -9 एकम 9, 4, 9 पचे 45, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो यानी ये n बराबर 3 है। तो इससे कितनी ट्रांजिशन लाइन मिलेंगी जब ये वापस अपने में जाएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n(n-1/2). तो 3 × 3-1/2 यानी 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। तो ये इसका आंसर हम लोग सेकंड के साथ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A convex lens of focal length 0.12 meter produces a virtual image which is thrice the size of the object. Find the distance between the object and the lens. तो ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट कहीं रखा गया है और इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज का मतलब है कि इमेज इधर ही बनेगी और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है V/U। और अगर वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। तो 3 इंटू ऑब्जेक्ट का साइज अपॉन O बराबर V/U। तो V बराबर 3U हो जाएगा। ये हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल लिया। और अब लगाएंगे 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/3U और प्लस U अननोन है तो उसको हम साइन देंगे नहीं। और लेंस के लिए I/O बराबर V/U। ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है तो ऑब्जेक्ट भी निगेटिव है और ऑब्जेक्ट भी जैसा है वैसे ही इमेज होगी। तो ये आएगा, तो माइनस यहां होता नहीं है तो V बराबर 3। अब रख दीजिए 1/3U - 1/U बराबर 1/12। तो एलसीएम ले लीजिए 3U। तो 1 - 3 इज इक्वल टू 1/12। तो 3U बराबर -24। तो U बराबर -8। तो ये तो सेंटीमीटर में आ रहा है, दैट इज -0.08 मीटर। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 0.08 मीटर। इसको करने का एक तरीका और भी है, वो उससे भी सर लोग बताते हैं। एक मैग्निफिकेशन और U के बीच में रिलेशन होता है, तो उसमें मैग्निफिकेशन +3 रख के U डायरेक्ट निकल आएगा। उससे भी आप करके देख सकते हैं। लेंज लॉ वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है और बेसिकली इसीलिए ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन एफर्ट ऑफ फ्लक्स के अपोजिट ली जाती है। लेंज लॉ यही करता है ना कि इफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ फ्लक्स चेंज। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही आता है। बुक्स में इसका बड़ा प्रूफ दिया है कि प्रूफ दैट इन लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, और ये कह रहे हैं वायलेट करता है, मतलब ये गलत है।
और इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, और यही तो लेंज लॉ कहता है। तो देयरफॉर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड सही है, तो ये थर्ड वाले आंसर के साथ हम लोग जाएंगे। और ऐसे में पहले जो असर्शन रीजन आता था तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, तो ये एनटीए का नया पैटर्न है, बस आप ये बता दो सही है कि गलत है, कॉज है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने सिंपलीफाई किया है। दो बल्ब हैं और एक की पावर 25 वाट है, एक की 100 वाट है, और दोनों 220 वोल्ट पे रेटेड है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा? देखिए दो बल्ब लगाते हैं, ये बल्ब 25 वाट का है, ये बल्ब 100 वाट का है, और दोनों 220 वोल्ट पे रेटेड है, और ये 440 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया। अब देखो इसको चाहो तो एक कैलकुलेशन है उससे कर लो। आप पहला काम का ये करो कि लंबा तरीका निकालो, ये बल्ब कब फ्यूज होगा? जब 25 220 इंटू I1, जब करंट की वैल्यू इससे 25/220 एम्पियर से ज्यादा की होगी, तब ये फ्यूज होगा। वो कब फ्यूज होगा? इसी तरीके से 100/220 एम्पियर से ज्यादा की होगी, तब ये फ्यूज होगा। तो ये दोनों, इस रेटिंग का मतलब यही होता है कि इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज 220 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, पावर कंजम्पशन 25 वाट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर करंट जो P बराबर V इंटू आई से आएगी इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो इसको करने का सबसे जो इजी वे थोड़ा लंबा है, टीचर्स बताते हैं ये कि भाई दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आप करंट निकाल लीजिए। तो अभी तो मैंने दोनों की लिमिटिंग करंट निकाल ली। पहला वाला बल्ब तब फ्यूज होगा जब करंट इससे ज्यादा होगी, और दूसरा वाला तब फ्यूज होगा जब करंट इससे ज्यादा होगी। अब करंट कितनी होगी? 440 बटे इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, 220 का स्क्वायर अपान 25 प्लस 220 का स्क्वायर अपान 100। अब ये करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी होगी। तो जाहिर है कि अगर ये करंट इससे भी छोटी हुई तो कोई बल्ब नहीं फ्यूज होगा, अगर इससे भी बड़ी आ गई तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, और अगर बीच में आ गई तो ये पहले वाला फ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये कम है, ये वाला सरवाइव करेगा। तो इसको करंट निकालते हैं, 220 से पहले काट देते हैं, तो हो जाएगा 2/220 बटे 25 और प्लस 220 बटे 100। अब हम एलसीएम लेंगे तो 2 गुणे 100 ऊपर चला गया, हमने 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 4 गुणे 220 हो गया और प्लस 220 हो गया, तो 2 गुणे 100 बटे 5 गुणे 220 आ गया। अब काट दीजिए, ये 20 आएगा, तो 40 बटे 220 आ रहा है। तो ये वाली करंट जो बहेगी इस तरीके से लगाने पे ये इससे ज्यादा है, तो ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये इसका आंसर है। और क्लियरिटी से आप ये
गेस कर सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पहली बात तो गेस ये करना है कि इन दोनों के रेजिस्टेंस R1 R2 मान लो, तो R2 की वैल्यू कम होगी, R1 की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसको 220 के स्क्वायर को 100 से भाग करेंगे, इसको 220 के स्क्वायर को 25 से भाग करेंगे। दूसरी लॉजिक ये है कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते तो दोनों पे वोल्टेज बराबर बराबर आता, और सीरीज में है और वोल्टेज रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। तो चूंकि ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो ये वाला वोल्टेज 220 से ज्यादा हो जाएगा और ये वाला वोल्टेज 220 से कम हो जाएगा, क्योंकि बराबर तो टोटल तो 440 ही रहना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 220 से ज्यादा हो गया, इसलिए ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो लॉजिक से भी जल्दी हो जाएगा, पॉज करके दोबारा सुनिएगा और उसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज कैसे कैलकुलेट करके करना है वो हमने तुम्हें बता दिया है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। 200 ग्राम ऑफ सॉलिड बॉल at 20 is dropped in an equal amount of water at 80. Resulting temperature is 60. This means that specific heat of solid is. तो मेथड ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला लगाते हैं। मिक्सचर का टेम्परेचर 60 है, ये सॉलिड है, इसकी स्पेसिफिक हीट हमने S मान ली और इसका टेम्परेचर है 20। इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, तो वाटर 200 ही रहेगा, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होगी और टेम्परेचर है 80। नीचे 200 गुणे S प्लस 200 गुणे 1, ये फॉर्मूला मैंने लगाया मिक्सचर वाला। थीटा मिक्सचर बराबर m1 s1 थीटा 1 प्लस m2 s2 थीटा 2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। अब आपको s की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। 200 तो पहले काट दीजिए, तो आ जाएगा 60 s प्लस 1 इज इक्वल टू 20 s प्लस 80। तो 60s माइनस 20s इज इक्वल टू 80 माइनस 60। तो 40s बराबर 20, तो s बराबर 1/2 आ रहा है। तो वाटर की तो 1 थी और मेटल की 1/2 है, तो आंसर हो जाएगा 1/2 ऑफ दी वाटर। A voltmeter reads 4 volt when connected to a parallel plate capacitor with air as a dielectric। तो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है और यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है। वोल्टमीटर जो वोल्टेज होगा वही करेगा। When a dielectric slab is introduced for the same configuration, तो ये 2 हो गया, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब V बराबर 2 वोल्ट है और साथ में डाइलेक्ट्रिक भी है। तो अब मैं बताऊं कि कॉन्फ़िगरेशन वही है, अगर इसकी कैपेसिटी C थी तो इसकी KC हो जाएगी। और चूंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज दोनों में सेम रहेगा। कोई बैटरी तो है नहीं जो इसे चार्ज दे देगी, ये चार्ज ले लेगी, तो चार्ज दोनों केस में सेम रहेगा। तो C इंटू 4 बराबर KC इंटू 2।
तो C से C कट गया, K बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट। With the increase in principal quantum number, the energy difference between the two successive energy level is। तो ये याद करने की बात है, डिक्रीज करता है ये। और जैसे ये हमारे पास पहली एनर्जी 13.6 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 था, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और n बराबर 2 पे -3.4 है, तो ये डिफरेंस लगभग 10.2 का है। और थर्ड में -1.5 आता है, तो ये डिफरेंस कम हो गया, और अगले दो लेवल में डिफरेंस और कम हो जाएगा। तो एनर्जी इंक्रीजेस बट डिफरेंस इन एनर्जी डिक्रीजेस, ये हमारे पास रूल है। इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, एक साइकिल के लिए निकालेंगे। तो इंटीग्रल v स्क्वायर डी टी 0 से t/2 और प्लस 0 इंटू डी टी 0 से t/2, तो ये v स्क्वायर t/2 आ गया। तो पूरे इस एक साइकिल में वोल्टेज के स्क्वायर का सम, भाई इंटीग्रल v स्क्वायर डी टी कर रहे हैं तो स्क्वायर का सम इतना है, ये निकाल लिया। आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर t/2 इसका मीन ले लेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे, और टाइम यहां पर t लेंगे, क्योंकि मैंने टोटल t टाइम तक इंटीग्रेट किया है। ये वैल्यू 0 आ गई तो बात दूसरी है, और अंडर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा आंसर v/√2। अगर ये v0 है तो इसको v0 लिख दीजिए, v0 लिख दीजिए, v0/√2 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आइए। टू फ्री पैरेलल वायर्स करंट कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होता है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल के देख सकते हैं। इसकी फील्ड में ये वायर रखा हुआ है, वायर फर्स्ट की वजह से सेकंड पर फील्ड इनवर्ड होगी, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस पे फोर्स लगाएंगे तो राइट साइड में आएगा। सिमिलरली आप पलट दीजिए, सेकंड की वजह से यहां फील्ड निकालिए, फिर फोर्स निकालिए, तो भी बाहर आएगा। तो ये रिपेल करते हैं। अगर डायरेक्शन सेम होती है तो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट होती है तो रिपेल करते हैं। 10th क्लास के फंडे हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। इसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। तो देखिए ये एक्सरेज की कैटेगरी में आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है। ये रेज होती हैं गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो बेटा इसमें सब वैल्यू हमें अप्रोक्सीमेट लर्न होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, वेवलेंथ की रेंज क्या है, एनर्जी की रेंज कहाँ है। मोस्टली गामा रेज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती हैं, और एक्सरेज जो होती हैं ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती हैं, हायर वैल्यूज। तो ये टोटल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था। न्यूक्लियर बम मून की सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर हुआ, और बीच में नो मीडियम है। आपको मालूम है कि मून के चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि गैसियस मीडियम की आरएमएस वेलोसिटी एस्केप से ज़्यादा हो जाती है,
तो सारी गैसेस एस्केप कर जाती हैं, देयर इज वैक्यूम, और साउंड वैक्यूम में चलती नहीं है। तो ये हम लोग सुनेंगे नहीं, हम लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि साउंड वैक्यूम से होके नहीं आ सकती, उसे मीडियम चाहिए। 39. A small rigid spherical ball of mass m is dropped in a long vertical tube containing glycerine. The velocity of the ball becomes constant after some time. If the density of the glycerine is half of the density of the ball, then the viscous force acting on the ball will be. ठीक है, तो ये बॉल है, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है और इधर mg लग रहा है और ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है। अब कहते हैं बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रही है, मतलब नेट फोर्स 0 है, यानी F बराबर mg माइनस u है। अब mg क्या होगा? mg तो mg ही होगा। अब थ्रस्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉल, यानी मास ऑफ द बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी। तो ये हो जाएगा mg माइनस 1 माइनस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन माइनस डेंसिटी ऑफ बॉल, और ये दिया है कि ग्लिसरीन की डेंसिटी आधी है, तो mg 1 माइनस बॉल की डेंसिटी बाई 2 अपॉन बॉल की डेंसिटी, तो ये दोनों कट गया, तो विस्कस फोर्स इज mg बाई 2, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए 40वां। ए लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ lambda illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy of 2 electron volt. If the same source is illuminated by a light source of wavelength lambda by 2, then the maximum kinetic energy of electron. ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जानते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एनसीईआरटी 5 लिखती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये E है और फाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस पे गिर रही है, जबकि इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, लैम्डा है। अब जब लैम्डा बाई 2 का डालेंगे तो E बराबर है hc बाई लैम्डा, तो E डैश कितना हो जाएगा? hc अपॉन लैम्डा बाई 2, तो यानी 2E, यानी अब 2 इंटू 3 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटॉन गिरेगा। तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 6 माइनस 1, यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, fringes produced by red light are closer as compared to those produced by blue light. तो यहाँ पे जो ये फ्रिंजेस होती हैं, इनकी विड्थ होती है d लैम्डा बाई d, और ये क्लोज भी इसी के हिसाब से होती हैं, 2 डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस या 2 फ्रिंजेस के बीच की दूरी होती है। तो ये फ्रिंज विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल, और अगर लैम्डा छोटा होगा तो ये पास पास आएंगी और लैम्डा बड़ा होगा तो ये दूर दूर होंगी,
और रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ब्लू का कम होता है। तो रेड लाइट की क्लोजर नहीं होंगी, ये दूर दूर होंगी, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट वाले ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे। ये एक मैचिंग टाइप का है और मिलाइए। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट हम सबकी वैल्यू निकालते हैं, ये होता है NIA, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी डी वाला फर्स्ट से मैच करेगा और चौथे ऑप्शन को देखने पे खाली सेकंड है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी सेकंड है, इसमें डी फोर्थ है, इसमें डी फोर्थ है, ये गलत हो गए। और बाकी भी मिला करके आप देख सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट गॉस होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम्पियर मीटर होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है, ठीक है ना, तो बाकी भी सही है। ये कोलिजन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से मॉडिफाइड है। ये M/2 की बॉल है और ये M की बॉल आ रही है, इसको ये हिट करती है और इलास्टिक कोलिजन है। तो A की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन निकालनी है, तो आप पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। जब A वाली बॉल यहाँ पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। A बॉल है, यहाँ की एनर्जी थी अगर ये डिस्टेंस r है, ये एंगल 60 है, तो ये r/2 हो जाएगी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी थी mg/2 और यहाँ की वेलोसिटी हो जाएगी हाफ mv²। तो m से m कट गया, v बराबर 2 से 2 कट गया, √gr आ गया। अब इन दोनों का कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो दो चीजें हैं, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो m × √gr, इसके लिए इसका 0 प्लस mv1 और m/2 v2, ये हमने मान लिया, m काट दिया, तो आ जाएगा v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू √gr। और दूसरा आप लगा दीजिए इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1 होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और वो थी √gr-0 बराबर 1। तो मुझे तो v1 चाहिए, तो मैं v1 लिखा रहूंगा प्लस हाफ v2 की जगह लिख दूंगा √gr प्लस v1 बराबर √gr। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3v1 बराबर √gr, तो v1 बराबर 1/3 √gr। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन था, दोबारा देखिएगा, आपका आंसर मैच करेगा डेफिनेटली। और इसके बाद 44 है, इक्विवेलेंट गेट क्या होगा। तो देखिए मैं गेट निकालता हूं, इसको आप लॉजिक से भी निकाल सकते हो, ट्रुथ टेबल से भी निकाल सकते हो, तो लेकिन हम लोग बूलियन से निकाल लेते हैं।
तो ये ए जा रहा है, अरे यार, ये ए जा रहा है, ये बी जा रहा है, ये यहां ए जा रहा है, यहां ये बी जा रहा है, और ये ए जा रहा है। तो ये नैंड गेट है बेटा। तो ए डॉट बी का बार है, और ये नॉर गेट है, ए प्लस बी का बार है ये। तो भाई बराबर बना ए डॉट बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार और इसका होल बार। और यहां मुझसे एक गड़बड़ हुई, ये यहां डॉट था, तो ये बन जाएगा ए बार बी, तो होल बार का होल बार खाली यही बचा, ए प्लस बी बचा, और प्लस ये ए प्लस बी बना। अब देखिए, ये किसी भी एक में कॉमन ले लीजिए, ए डॉट बी प्लस वन आ गया और प्लस बी आ गया। अब बी प्लस वन हमेशा वन होता है, तो b प्लस वन हमेशा वन होगा, तो a प्लस बी बना, और a प्लस बी से ये आर गेट बन गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और अगर बेटा लॉजिक में बूलियन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या किया करिए, ट्रुथ टेबल बना लिया करिए। जैसे a और b दोनों 0 0 लीजिए, y निकाल लीजिए, फिर 0 1 लीजिए, 1 0 लीजिए, और ट्रुथ टेबल से मैच कर लो। वो थोड़ा लंबा होता है लेकिन वो काफी इजी होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 45, ये ट्रू है, एनसीईआरटी की लाइन में लाइए। 30 से 170 के बीच के एलिमेंट लगभग स्टेबल होते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, और ऐसा होता है ड्यू टू दी सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये वाला गलत है, न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज का नहीं होता है। तो सेकंड आंसर जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और बेटा ये पेपर अच्छा था, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। और कई बार मैं देखता हूं कि हम लोग पूरा ध्यान रख के पेपर बनाते हैं लेकिन तब भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि पेपर बैलेंस नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो पता नहीं वो पेपर ठीक से देते नहीं है या कोई उन्हें ट्रोल करवाता है उनसे। आप लोगों के लिए जिनको विश्वास नहीं है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। पेपर आपके पास है, और ये देखिए हम लोग कैसे पेपर बनाते हैं। इस पेपर में आपके पास यूनिट डायमेंशन के 2 क्वेश्चन थे, 24 में 1 आया था। वेक्टर का क्वेश्चन नहीं रखा गया था। 1 1 है, 1 2 है, 3 3 है, 2 1 है, 1 0 है। इसमें थोड़ा सा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा थे। ग्रेविटेशन 2 2 है, 1 1 है, 2 1 1 1 3 1। तो पूरा जो हमारे पास पेपर बनता है वो हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर हो जाए, कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए इतना मेहनत की जाती है, सारे टॉपिक लिखे जाते हैं, उसमें से कितने रखे गए ये देखे जाते हैं, और फॉर्मेट 24 या 23 किसी के इक्विवेलेंट रखा जाता है। अब एकदम से मैच नहीं कराया जा सकता है, और वो हम लोग कराते भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ये वेटेज 21 का निकालिए, 22 का निकालिए, 23 का निकालिए, 24 का निकालिए, तो नीट के पेपर के अपने वेटेज भी हर साल सेम नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है।
जैसे 21 या 22 में वेव नहीं थी, तो किसी में लाइट का कोई क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप से तो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं व्हाट शुड बी इनकमिंग फॉर्मेट, तो पुराने फॉर्मेट को थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके और उससे मिलाते हुए हम लोग ये वेटेज देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर से मिला लीजिए हम लोगों ने सही डिफरेंशिएट किया है कि नहीं, और ये भी मिला लीजिए। तो पेपर बेटा न्यूलाइट का पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ बनता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम फायदा हो। हम लोग जानबूझ के बहुत कठिन क्वेश्चन भी नहीं रखते हैं अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन वो रखे जाने चाहिए जो आपको जैसे वहां आए। हाई स्कूल के स्टूडेंट को पीएचडी वाली प्रॉब्लम कराने से कोई फायदा नहीं होता है। तो उम्मीद है इसको आप कमेंट करिएगा, अगर ये गलत हो तो बताइएगा। पेपर आपके सामने, एनालिसिस आपके सामने। और भाई एकदम मैच तो हम लोग मिलाते भी नहीं है कि इसमें एक आ गया तो इसमें हम एक ही रखेंगे, क्योंकि ये एनटीए खुद करता है हर साल। इससे 3 आए थे तो चलो अच्छा आपकी इससे 1 लो, इससे 2 लो। तो पूरी कोशिश हम लोगों की 4 मई वाले पेपर को टारगेट बना के की जाती है। आपको डिस्कशन पसंद हो, मेरी बात समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले पेपर में। थैंक यू।